हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बखोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एफआईआर केसिंग। यानी कि अगर भी आपके ऊपर भी ऐसी कोई एफआईआर का मुकदमा चल रहा है या फिर आप पे भी 498 आप जानते ही हो, साथ ही साथ 125 के अलावा भी आप देखते हो 354, यानी कि जो आईपीसी है उसमें 354, उसमें भी जब कोई भी महिला किसी पुरुष पर एफआईआर दर्ज करा देती है उसके लज्जा भंग करने का या फिर अन्य किसी भी तरीके की वो जो एफआईआर लॉन्च कराती है, उसके जो आप देखते हो उसके भी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन उस सब चीज़ को देखते हुए और भी कई सारे मैटर्स हैं जिनमें मैं कह सकती हूँ आपसे कि एफआईआर बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, धाराएं, उनमें एफआईआर केस होने के चांसेस होते हैं अगर आपको समय पर अगर पता चल जाता है। और साथ ही साथ अगर उस एफआईआर में अगर केस वगैरह ना आप आ रहे हो तो वहाँ पे आपको ही समस्या होती है, क्योंकि अगर आप केस में अगर आते हो तो आपकी पहले क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जो वो है कोर्ट के ही आदेश के वजह से इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन भी एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। यानी कि एफआईआर में अगर आप आ रहे हो तो पहले एफआईआर की कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि एफआईआर को आप जिस तरीके से चैलेंज करना चाहते हो तो वही एफआईआर की कॉपी लानी पड़ेगी आपको। साथ ही साथ अगर उस एफआईआर के उसमें आपके पास कोई एविडेंस है ऐसा जिसमें आप एफआईआर को केस करा सकते हो, या आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड है, जैसे कि मेरे पास आए दिन खूब सारे केस आते हैं और उनमें मैं देखती हूँ कि एफआईआर केस में अगर आते हैं तो मैं उनसे बेसिकली यही कहती हूँ कि एफआईआर आप जो केस कराना चाहते हो वो किस ग्राउंड पे चाहते हो। तो अभी न्यूली अगर मैं बताऊँ, आपसे बात करूँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो उनके घर की जो पत्नी थी, जो औरत थी, वो क्या था, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी थी और उस एफआईआर के थ्रू उन्होंने जो लिखाया कि मेरा जो पति है वो मेरे को अच्छे से नहीं रखता, मारपीट करता है। लेकिन जो ससुराल वाले थे, जो ससुराल पक्ष था, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो पत्नी थी, कोई एक मैटर था, देखो मैं उसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं एक्चुअल में करना चाहूँगी क्योंकि हर किसी मैटर को हमें क्लोज करने का एक्चुअल में राइट तो नहीं होता, बट फिर भी एक सामाजिक अवेयरनेस की वजह से मैंने इस मैटर का क्यों हवाला दिया आपको, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरीके के मैटर जो हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। और उस मैटर को भी मैंने जब देखा, डील किया, तो उसमें एफआईआर केसिंग के मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस लगे वो यही थे कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया था मुझे, ससुराल पक्ष वालों ने, कि मैडम जो हमारे घर की जो बहू है वो यहाँ क्योंकि 1 महीने भी नहीं रेगुलर रह पाई वो, और उसके न रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर लगा दी है, एफआईआर कर दी है। 498A में लगाया था, 406 में लगाया था, साथ ही साथ 354 वगैरह 2-3 के उसमें उन्होंने कंटिन्यूसली इस तरीके से 3-4 सेक्शनों का हवाला दिया और एफआईआर लॉन्च कराती थी। उनकी जो एफआईआर थी उसको वहाँ जब देखा गया, कि जब मैंने उसको डीपली देखा तो उसमें काफ़ी सारे रीजन्स एक्चुअल में ये थे कि जब वो अगर 1 महीने भी अगर ससुराल में नहीं रहती है तो किस तरीके से वो एफआईआर का राइट तो उसका है ही नहीं, क्योंकि 1 महीने ही वो रही नहीं और उसके बावजूद भी उसने इस तरीके के जो एलिगेशंस अपने ससुर, सास, जेठ, जेठानी, ननद या फिर देवर, उसने किसी को ही नहीं बख्शा था। तो मेरा तो यही मानना है कि इस तरीके से उन्होंने भी 7 नाम लिखे थे एक्चुअल में, अपने पूरी फैमिली के सब लोगों को कवर कर दिया था, कहीं किसी को नहीं छोड़ा था। तो इस तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके भी साथ इसी तरीके का कोई घटना हो रही है तो इस तरह की घटना को आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना करें, अनदेखा ना करें, क्योंकि एफआईआर केस एक्चुअल में हो जाती है। हाईकोर्ट जब भी आप आते हो तो हाईकोर्ट आपके लिए ऐसे कई सारे राइट रखता है, कई सारे अधिकार रखता है कि उसके थ्रू आप एफआईआर केस करवा सकते हो। इजी गोइंग में आपकी एफआईआर केस हो सकती है अगर आपके पास काफ़ी स्ट्रांगली ग्राउंड है। तो स्ट्रांगली ग्राउंड से यह है कि आप ये साबित कर सकते हो कि किस तरीके से आपने कुछ भी उनसे नहीं कहा, देन उसके बाद भी वो आपको अननेसेसरी आपको परेशान करने के लिए एफआईआर लॉन्च करा रही है, तो उस ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। और उसी को देखते हुए मैंने खुद एफआईआर में यही हवाला लिया ज़्यादा से ज़्यादा कि जब पत्नी वहाँ रह नहीं रही, ससुराल में रहती ही नहीं है, वो 1 मंथ भी वहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूसली एक्चुअल में नहीं रही है, तो किस तरीके से वो एफआईआर करा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, समाज में जो देखने को मिल रहा है वो झूठ मूठ का दिखावा होता है। शादी तो हो जाती है, देन उसके बाद भी कोई भी पत्नी अपने घर परिवार को नहीं चला पाती और वो छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने पियर जाके बढ़ जाती है। यही इस मैटर में हुआ था। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, एफआईआर को अच्छे से देखा
साथ ही साथ एफआईआर के साथ ही मैंने और भी कुछ जैसे और भी फैक्ट आते हैं कि एफआईआर में एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या लिखाया, तो उसने कई दान दहेज वगैरह का भी जिक्र किया हुआ था, जो कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जो दान दहेज था वो दिया ही नहीं गया था, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने कहा था कि मैडम हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। उसके बाद भी उस औरत ने एक्चुअल में दान दहेज का उसमें हवाला दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि जब आपने कुछ दिया ही नहीं है तो आप 406 के अंदर कैसे किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट करा सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं एफआईआर केस होने के बेसिक रीजंस, बेसिक ग्राउंड मैंने एक्चुअल में देखे थे, और मैंने ये ग्राउंड लिए भी, और एफआईआर उनकी केस एक्चुअल में होने के लिए मैंने जब अप्लाई किया और जब मैंने उस चीज़ के लिए देखा तो एफआईआर एक्चुअल में केस उनकी हो ही गई। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीके के मैंने जो मैं खुद से जो केस डील करती हूँ उनके थ्रू मैं आपको समझा पाई, क्योंकि एक्चुअल में जब आदमी खुद से कुछ करता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज होती है बजाय कि वो किसी और चीज़ से पूछने के। तो मैंने जो एफआईआर केस में जो ग्राउंड लिए हैं, या फिर मैं जो जिस तरीके से एफआईआर केस कराती हूँ, वो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा। आपके खिलाफ भी अगर ऐसा कुछ भी मामला बनता है, अगर आपको भी इस तरीके से किसी ने परेशान किया है, तो आप देर ना करें, आप भी हाई कोर्ट आएँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको डिस्प्ले पे दे दूँगी, इस पर आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, और आपकी जो भी समस्या है मैं उसका समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।